हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट का जो टॉपिक है व्याख्यात्मक एवं निर्वाचनात्मक परंपराएं, जिसमें कई सारे थिंकर्स हैं। जे.एच. मीड हैं, अल्फ्रेड सूटर्स हैं, कॉफमैन हैं, कार्ल मैनहाइम हैं, कई सारे हैं थिंकर्स। तो जिस पे आज जो प्रैक्टिस सेट है वो जे.एच. मीड का है। इससे पहले जे.एच. मीड का ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले 1 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं जे.एच. मीड पे, उसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उसकी व्याख्या दी गई है। तो अगर वो उसमें 15 क्वेश्चंस डाले गए हैं, वो अगर आप देख लेंगे तो जे.एच. मीड का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 2 है इसे आसानी से हल कर पाएंगे आप। ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जॉर्ज हर्बर्ट मीड के समाजीकरण के त्रिआधार सिद्धांत का भाग नहीं है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी स्व, ऑप्शन सी संस्था, या ऑप्शन डी समाज। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी संस्था। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का जो समाजीकरण का सिद्धांत है उसमें इन्होंने संस्था का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, जबकि उनके समाजीकरण के सिद्धांत में मस्तिष्क, स्व व समाज का जिक्र किया गया है। क्योंकि इन्होंने जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने समाजीकरण का सिद्धांत दिया है वो उनकी पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने वो समझाया है कि किस प्रकार मनुष्य का समाजीकरण होता है। इसमें इन्होंने मैं, आई, मुझे, मी और स्व, सेल्फ की ये 3 अवधारणा दी है, जिसमें मैं जो संबंधित है वो व्यक्ति से संबंधित है, मुझे का मतलब होगा समाज से संबंधित, और स्व मतलब होगा, सेल्फ मतलब होगा आत्मा। तो व्यक्ति जिस प्रकार, जैसे समाज व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है, उस आधार पर व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, और अन्य में जिस निष्कर्ष पे पहुंचता है उससे हमारा आत्मा या स्व का विकास होता है। ये कहना था जॉर्ज हर्बर्ट मीड का। और इसे आप प्रैक्टिस सेट 1 में समझ लीजिएगा, क्योंकि उसमें व्याख्या दी है, तो उसे आप पढ़ भी लीजिएगा अपने तरीके से। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सिगमंड फ्रॉयड के व्यक्तित्व के सिद्धांत का कौन सा भाग जॉर्ज हर्बर्ट मीड की अवधारणा में मैं के सबसे करीब है? मतलब जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने मैं या आई की अवधारणा दी है ना, तो और सिगमंड फ्रॉयड ने भी समाजीकरण का सिद्धांत दिया है। तो इसमें यही पूछा गया कि मैं के सबसे करीब कौन सा भाग है सिगमंड फ्रॉयड के समाजीकरण के अवधारणा में। तो ऑप्शन है ए इड, बी अहम, सी परा अहम, या डी कामवृत्ति। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी अहम। ठीक है। तो जिस तरह जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने समाजीकरण के सिद्धांत में आई, मी और सेल्फ की अवधारणा दी है, उसी तरह सिगमंड फ्रॉयड ने भी अपना समाजीकरण का सिद्धांत दिया है, जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है। ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसे कि हर्बर्ट मीड का जो मैं है, आई है, उसी तरह सिगमंड फ्रॉयड का अहम या ईगो की अवधारणा है। ठीक है। तो दोनों का सेम है, जैसे इधर मैं होगा तो उधर उन्होंने उसे ईगो के उसमें रखा है कि ईगो और मैं बराबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। स्व के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए सिगमंड फ्रॉयड, ऑप्शन बी चार्ल्स हर्टन कूले, ऑप्शन सी जॉर्ज हर्बर्ट मीड, या ऑप्शन डी एमाइल दुर्खिम। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो जाहिर सी बात है, इतनी मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, मैं, मुझे व स्व कहीं पे भी आ जाए तो वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का रहेगा। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जे.एच. मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है वह संबंध है ऑप्शन ए अहंकार से, ऑप्शन बी इदम से, ऑप्शन सी परा अहंकार से, या ऑप्शन डी अहम से। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी इडम से। तो जे.एच. मीड के अनुसार स्व का जो अंश होता है वो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होगा, और सामाजिक मांगों के प्रति जब संवेदनशील कोई चीज़ होती है तो मतलब समाज से जुड़ जाता है, तो वो इडम हमारा मतलब, इडम मतलब हमारा अहम
हमारा ईगो जो होता है, और हम ये सिगमंड फ्रायड ने बताया है, ठीक है। लेकिन अगर सिगमंड फ्रायड के आपके समाजीकरण के अवधारणा दी गई हो और J.H. मीड के आधार पे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ईडम। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क या कम्युनिकेटिव कांटेक्ट होता है तब आत्मा का विकास होता है? ये किसने कहा है? ऑप्शन ए मीड, ऑप्शन बी कूले, ऑप्शन सी फायर्ड या ऑप्शन डी जॉर्ज। और देखिए पीजीटी सोशियोलॉजी 2003 में पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए मीड। तो मीड ने ये बात कही है कि जब बच्चे होते हैं दूसरे से संवहनात्मक संपर्क करते हैं, मतलब कम्युनिकेटिव कांटेक्ट करते हैं, तब क्या होता है? आत्मा का विकास होता है। कैसे? देखिए जैसे मुझे या मी जो होता है वो क्या होता है? समाज होता है, और मैं क्या होता है? व्यक्ति होता है। तो जब व्यक्ति समाज के किसी अन्य सदस्य से संपर्क स्थापित करेगा तब क्या होगा? उसके अंदर उसके आत्मा का विकास होता है। क्यों? क्योंकि उसको तब पता चलेगा कि वो वास्तव में क्या है, क्योंकि समाज उसके बारे में क्या सोचेगा और मैं फिर अपने बारे में क्या सोचता हूँ, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा उसी से हमारी आत्मा का विकास होगा। तो कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्ट से ही हमारी आत्मा का विकास होगा। ये किसने कहा है? J.H. मीड ने कहा है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किसने कहा है कि स्व और समाज जुड़वा हैं? ऑप्शन ए J.H. मीड, ऑप्शन बी ई गॉफमैन, ऑप्शन सी C.H. कूले या ऑप्शन डी M. जिन्सबर्ग। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए J.H. मीड। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्व फिर आ गया सेल्फ के बारे में, तो सेल्फ के बारे में J.H. मीड ने दिया है, ठीक है। तो बहुत इजी तरीके से आप अगर नहीं भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी पता होगा, तभी आप टिक कर ले जाओगे क्वेश्चन को। तो चाहे वो PGT का पेपर दें या JIC का पेपर दें या UGC नेट का दें, और या अभी DSSB की भी आई है TGT की, जिसमें अगर आप फॉर्म डालने योग्य हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या समाजशास्त्र कोई भी सब्जेक्ट है तो आप उसे डाल सकते हो, उसमें भी पेपर होगा। तो आप देख लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन, अगर आपका योग्यता है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हर किसी में देखिए पूछा जाएगा, तो ऐसे ही घुमा फिरा के पूछा जाएगा और आप बहुत इजी तरीके से इसे टिक कर पाएंगे। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। स्वयं की अवधारणा, प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए J. पियोजेट, ऑप्शन बी J.H. मीड, ऑप्शन सी S. फायर्ड या ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। देखिए ये JIC प्रवक्ता 2017 में आया था, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी J.H. मीड। तो J.H. मीड ने क्या बोला है? स्वयं की अवधारणा, प्राप्ति और सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत दिया है। इसमें भी स्वयं मतलब स्व की अवधारणा या आत्मा की अवधारणा, तो इससे भी आप गैस कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अंतःक्रिया के पार मौलिक परिस्थितियां, संरचनाओं को किसने बताया है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी गॉफमैन, ऑप्शन सी मीड या ऑप्शन डी कूले। और ये भी GDC प्रवक्ता सोशियोलॉजी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चंस लाए हैं वो कहीं ना कहीं आपके पूछे गए हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 और 2 पूरा कंप्लीट देख लेते हैं J.H. मीड का, तो इससे अलग कहीं भी क्वेश्चंस नहीं आना है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी मीड। तो अंतःक्रिया के पार मौलिक परिस्थितियाँ, तो अंतरक्रिया मतलब सांकेतिक अंतःक्रियावाद की अवधारणा किसने दी है? देखिए जनक तो हर्बर्ट ब्लूमर है, लेकिन इसके विस्तृत रूप से किसने उल्लेख किया है? तो मीड ने किया है। तो वहीं पे यहीं से आप गेस कर सकते थे कि अंतःक्रिया के बाद मौलिक परिस्थितियाँ, क्योंकि मौलिक परिस्थितियाँ मतलब इसे समझ लीजिए कि जब हम अंतःक्रिया करते हैं उससे क्या होंगी? हमारी कई सारी परिस्थितियाँ, मौलिक परिस्थितियाँ भी उत्पन्न होंगी। तो उसी को इन्होंने मीड ने बताया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सामाजीकरण की प्रक्रिया में स्वचेतना का विकास मीड की किस अवधारणा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है? मतलब स्वचेतना इनकी प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए
मन या मस्तिष्क, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी मैं, या ऑप्शन डी मुझे। तो इसे सही से देखिए और गेस कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी मुझे। तो स्वचेतना का विकास जो होगा वो मीड का किससे जुड़ा हुआ है, मुझे से जुड़ा हुआ है। मुझे मतलब समाज, समाज में ही व्यक्ति का क्या होता है, समाजीकरण होता है। और उसकी स्वचेतना का विकास भी, जैसे मैं तो व्यक्ति हो गया, अब व्यक्ति जिस बारे में सोचता है उसका फर्क तब पड़ेगा जब वो समाज से संपर्क स्थापित करेगा। ठीक है, तो मुझे जो होगा वो उसकी स्वचेतना को विकसित करेगा। तो यहाँ पे यही बात की गई कि समाजीकरण की प्रक्रिया में स्वचेतना का विकास, तो स्वचेतना का विकास तब होगा जब हम समाज से जुड़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मीड का सिद्धांत किन पर आधारित है? ऑप्शन ए मन, ऑप्शन बी स्व, ऑप्शन सी समाज, या ऑप्शन डी सभी सही हैं। मतलब ये सभी पर आधारित है मीड का सिद्धांत। अब ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही ईजी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सभी, क्योंकि मीड का जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने मन की भी बात की गई है, स्व की भी बात की है, और समाज की, मन मतलब मस्तिष्क की भी बात की है, आत्मा की भी बात की है, और समाज की भी बात की है। तो उनका जो समाजीकरण का सिद्धांत ये तीनों की बात करता है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अ कल्चर पैटर्न एंड टेक्नोलॉजी चेंज का लेखक कौन है? ऑप्शन ए मार्गरेट मीड, ऑप्शन बी हर्बर्ट मीड, ऑप्शन सी जेपी मॉर्डॉक, या ऑप्शन डी एलएच मॉर्गन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी हर्बर्ट मीड। तो आ कल्चर पैटर्न एंड टेक्नोलॉजी चेंज के लेखक हर्बर्ट मीड हैं, और माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? वो भी हर्बर्ट मीड हैं। और अगर मार्गरेट मीड की पुस्तक पूछी जाएगी तो मेल एंड फीमेल अगर पुस्तक किसकी है तो वो है मार्गरेट मीड की। ठीक है, मार्गरेट मीड अलग है, हर्बर्ट मीड अलग है। तो मार्गरेट मीड की पुस्तक एक लिख लीजिए मेल एंड फीमेल, और हर्बर्ट मीड की आ कल्चर पैटर्न एंड टेक्नोलॉजी चेंज और माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सामान्यीकृत अन्य जिसे जनरलाइज्ड अदर की धारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए एच ब्लूमर, ऑप्शन बी जे.एच. मीड, ऑप्शन सी इरविन गॉफमैन, या ऑप्शन डी सी.एच. कुले। तो अगर जिसने भी हम प्रैक्टिस सेट 1 देखा है जे.एच. मीड का, वो आराम से इस क्वेश्चन को बता भी देगा और इसकी व्याख्या भी उसको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी जे.एच. मीड। तो सामान्यीकृत अन्य, तो देखिए जे.एच. मीड ने अपने समाजीकरण का जब सिद्धांत दिया तो उन्होंने मैं, मुझे, स्व की तो अवधारणा दी, साथ साथ उन्होंने महत्वपूर्ण अन्य और सामान्यीकृत अन्य के बारे में भी बताया। तो महत्वपूर्ण अन्य जो होता है उसमें उन्होंने रखा प्राथमिक समाजीकरण, मतलब परिवार को रखा है। लेकिन जब सामान्यीकृत अन्य की बात ये करते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें उन्होंने बताया जब व्यक्ति परिवार के बाहर समाज के साथ जुड़ता है, समाज से संपर्क स्थापित करता है, तो उसे उन्होंने सामान्यीकृत अन्य में रखा है। ठीक है, तो परिवार से जब बाहर या प्राथमिक समाजीकरण से जब बाहर हम बाहर की ओर करेंगे तो उसे सामान्यीकृत अन्य बोलेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। मीड द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका विकास किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभावित होता है तो कहा गया है। क्या कहा गया है बताइएगा। ऑप्शन ए सामान्यीकृत दूसरे, ऑप्शन बी संदर्भ दूसरे, ऑप्शन सी महत्वपूर्ण दूसरे, या ऑप्शन डी मॉडल दूसरे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए सामान्यीकृत दूसरे। तो देखिए अब इसे समझिए, देखिए यहाँ पे पूरी तरह से संदर्भ दूसरे और मॉडल दूसरे तो कट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कोई मतलब नहीं, मीड ने इनके बारे में कहा ही नहीं है। अब मीड ने कहा है महत्वपूर्ण अन्य या सामान्यीकृत अन्य के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसे फिर से समझ लीजिए। जैसे कि महत्वपूर्ण अन्य
प्राथमिक समाजीकरण कहाँ पे होता है व्यक्ति का? परिवार में होता है। वो परिवार में मतलब महत्वपूर्ण अन्य में व्यक्ति की जैविक जो भी इच्छाएं होती है वो परिवार में ही रहता है, परिवार में ही बड़ों का अनुकरण करता है कि वो कैसे करते हैं, उसे नाटक के रूप में अपनाता है, तो घर से थोड़ा बहुत सीखता है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलता है और समाज से संपर्क स्थापित करता है तो उसे क्या बोला है मीड ने? सामान्यीकृत अन्य बोला है। तो यहाँ पे यही बात पूछा गया कि व्यक्ति को जिनका किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन और सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मतलब जब आप समाज से संपर्क स्थापित करेंगे तभी तो आप सामाजिक आदर्शों को जान पाएंगे, तभी आप अच्छे बुरे का अनुभव कर पाएंगे, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या हमारे लिए बुरा है, उसे ही स्वीकार करेंगे अस्वीकार करेंगे। तो ये सामान्यीकृत अन्य में आएगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। उद्दीपन प्रत्युत्तर का मॉडल बाहरी क्रियाओं को महत्व देता है, इंसान के कार्यों को उद्दीपन का प्रत्युत्तर मानता है जो कि बाहरी दुनिया में घटते हैं। यह विचार किसका है? ऑप्शन ए J.H. मीड, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी J.H. ब्लूमर या ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए J.H. मीड। तो J.H. मीड ने देखिए ये विचार दिया है, इसे याद रखिएगा। देखिए यूजीसी नेट 2016 ने यूजीसी नेट 2006 में और यूजीसी नेट 2008 में 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिए एक तरह से कि उद्दीपन प्रत्युत्तर का मॉडल बाहरी क्रियाओं को महत्व देता है, इंसान के कार्यों को उद्दीपन का प्रत्युत्तर मानता है जो कि बाहरी दुनिया में घटते हैं। ये कथन किसका है या ये विचार किसका है? तो J.H. मीड का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा नाम थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन या समाजीकरण के सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन ए टॉलकॉट पर्सन, ऑप्शन बी J.H. मीड, ऑप्शन सी R.K. मर्टन या ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी J.H. मीड ने का नाम थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन या समाजीकरण से जुड़ा हुआ है। देखिए अभी इसे भी समझ लीजिए, जैसे कि अगर अब बात की जाए कि समाजीकरण का सिद्धांत किस किस ने दिया है, तो अगर आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से तो आपको पता भी होगा। जैसे समाजीकरण का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया है, उसमें उन्होंने क्या बताया, दुर्खिम ने क्या बताया अपने समाजीकरण के सिद्धांत में? चेतन मन व अचेतन मन के आधार पे उन्होंने अपने समाजीकरण के सिद्धांत को समझाया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें समाजीकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो चार्ल्स कूले ने दिया है, जिसमें उन्होंने उनकी सिद्धांत है स्वदर्पण का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने समाजीकरण को समझाया है, ठीक है। और उसके बाद ये आप अगर मेरा पहला प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे तो उसमें बहुत विस्तृत रूप से हमने समझाया भी है J.H. मीड का, ठीक है। और तीसरा समाजीकरण का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने भी दिया है, मतलब तीसरे जो थिंकर्स हैं सिगमंड फ्रायड, उन्होंने भी समाजीकरण का सिद्धांत दिया है। उसमें इन्होंने बात की गई है अहम, परा अहम और आत्म, मतलब आत्मा, इसकी बात किया है सिगमंड फ्रायड ने भी। और J.H. मीड जिसे हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने भी समाजीकरण का सिद्धांत दिया है, जिसके आधार पर इन्होंने अवधारणा मैं, मुझे और स्वाकी दी है, ठीक है। तो समाजीकरण का जो सिद्धांत है दुर्खिम ने दिया है, कूले ने दिया है और मीड ने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने दिया है, ठीक है। तो इसे आप कहीं अलग से नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि जो बोलते हैं उसे लिख लीजिएगा, तो थोड़ा थोड़ा सा आपके दिमाग में तो रहेगा ही कि समाजीकरण का सिद्धांत किस किस ने दिया है, क्या क्या वर्ड्स उसके लिए कौन कौन सी अवधारणा यूज़ किया है या किस आधार पे समझाया है, ठीक है, उसे लिख लीजिएगा। पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन से मीड के विचार के स्वहिस्से हैं? ऑप्शन ए हम और वह, ऑप्शन बी मैं और वह, ऑप्शन सी मैं और मुझे या ऑप्शन डी मुझे और हम। तो उन्होंने बताया कि स्व का हिस्सा क्या है, ठीक है, मीड के विचार से। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी मैं और मुझे। मैं और मुझे के आधार पे ही व्यक्ति के स्व का विकास होता है, ये मीड ने कहा था। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। सामान्यीकृत अन्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी साथी समूह या ऑप्शन डी अभिभावक। तो देखिए आपको बहुत अच्छे से हम समझा चुके हैं ऊपर, अभी सामान्यीकृत अन्य महत्वपूर्ण अन्य समझाया, उसके आधार पे आप एक बार दिमाग में लाइए कि क्या सही होना चाहिए इसका। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी साथी समूह, ठीक है। तो साथी समूह सामान्यीकृत अन्य से संबंधित है। देखिए महत्वपूर्ण अन्य
में परिवार होगा। ठीक है, अब वो परिवार से जब बाहर आएगा, थोड़ा बड़ा होगा, जब वो बाहर आएगा कोई भी बच्चा जिसका समय, तो सबसे पहले वो क्या होगा, उसके साथियों का समूह बनेगी एक। तो उसमें क्या देखिए, एक व्यक्ति या एक मित्र से तो हमारे समाजीकरण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक मित्र, यहाँ पे मित्र दिया है तो उसको भी लोग सही कर सकते थे, लेकिन मित्र से ज़्यादा ऑप्शन सी सही होगा, साथी समूह। क्योंकि एक मित्र का आपके ऊपर केवल प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन जब साथियों का समूह, मित्रों का एक समूह होगा और उसमें आप अपना जाते हैं और खेलते हैं या किसी बात को करते हैं, तो उसमें क्या, कई लोगों के जो विचार हैं उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सामान्यीकृत अन्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण है तो वो है ऑप्शन सी, साथी समूह। आइए बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। तो बताइए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ये भी हमने समझाया हुआ है कल के प्रैक्टिस सेट में, तो उसे आप देख लीजिएगा जेएच मीट का। तो इसमें से ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन कौन सा संबंधित है। नंबर 1, सोचने की मानवीय क्षमता। नंबर 2, सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक अंतःक्रियाएं। नंबर 3, मानस तथा सामाजिक चेतना। या नंबर 4, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाते हैं। तो बताइए कौन सा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, ऑप्शन बी दिया गया है 2 और 3, ऑप्शन सी दिया गया है 3 और 4, या ऑप्शन डी दिया गया 1 और 4। तो देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 4। तो 1 और 4 में क्या क्या दिया गया है, एक तो दिया गया सोचने की मानवीय क्षमता और दूसरा दिया गया अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया और अंतःक्रिया को सुलभ बनाते हैं। तो देखिए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है, इसके जो जनक की बात की जाएगी तो हर्बर्ट ब्लूमर है, और व्यवस्थित रूप से किसने दिया, तो जेएच मीड ने दिया। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो होता है वो समाज के संबंध का जो अध्ययन है वो कर्ताओं में होने वाले संकेतात्मक संप्रेषण या संचार के माध्यम से करता है। ठीक है, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो कहता है कि समाज में जो भी संबंध स्थापित होते हैं वो उसकी अंतःक्रिया के आधार पर, वो कैसे होते हैं, संकेतों के आधार पर। और संकेत का सबसे अच्छा उदाहरण किसे माना है, भाषा। देखिए भाषा ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ के रखती है या एक दूसरे को समझाती है कि हम एक दूसरे के बारे में कैसा सोचते हैं। तो ये क्या होता है, ये संकेत माना है किसने, जेएच मीड ने, हर्बर्ट ब्लूमर ने, और भी कई लोग हैं जिन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को अपनाया है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या होता है, वो संकेतात्मक संप्रेषण को अपनाता है, जिसके आधार पे कहता है कि कर्ता अपने जो विचार है समाज में वो किसी संकेत के माध्यम से या किसी हाव भाव के माध्यम से रखता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। आधुनिक समाज में आत्म या स्व उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों में सामूहिक प्रतीक या विचार। यह विचार किसने दिया है, ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी मीड, या ऑप्शन डी गॉफमैन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी मीट, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रैक्टिस सेट मीट का चल रहा है तो आपने भी टिक कर लिया होगा मीट। लेकिन देखिए यहाँ पे समझ के हर चीज़ों का आंसर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे प्रतीक वस्तु और प्राचीन समाजों में सामूहिक प्रतीक की बात की जाएगी तो तुरंत आप दुर्खिम का लगा के आते हैं अगर वहाँ पे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता कि सामूहिक प्रतीक के बारे में, जैसे कि टोटम के बारे में दुर्खिम ने बात की है तो आप दुर्खिम ही टिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि समाज में स्व उसी प्रकार से संबंधित है, मतलब स्व के बारे में पूछा गया, ना कि टोटम या सामूहिक प्रतीकों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो मीड होगा। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सांकेतिक अन्योन क्रियावाद एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य है जो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। ऑप्शन ए समष्टि स्तर सामाजिक अन्योन क्रिया, ऑप्शन बी व्यष्टि स्तर सामाजिक अन्योन क्रिया, ऑप्शन सी सामाजिक और गैर सामाजिक अस्तित्व के बीच परस्पर अंतर क्रियाएं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी व्यष्टि स्तर पर सामाजिक अन्योन क्रिया। ठीक है, तो जो सांकेतिक अन्योन क्रिया है
या सांकेतिक अंतःक्रियावाद है, ये क्या होता है, ये समाज का जो अध्ययन करेगा, संबंधों का जो अध्ययन करेगा, वो सामाजिक कर्ताओं में जो होने वाले संकेतात्मक संप्रेषण या संचार जो होता है की प्रक्रिया के संदर्भ में करता है। जैसे कि जो भी हम अभी ऊपर भी मैंने यही चीज़ समझाई है आपको कि समाज के संबंध जो होंगे वो कर्ता में होने वाले, किस तरह से वो संचार कर रहे हैं, किस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, उसके संदर्भ में होता है। ठीक है, और इसके जनक जो हर्बर्ट ब्लूमर, और इसे व्यवस्थित रूप से किसने दिया, तो जे.एच. मीड ने दिया। और यहाँ पे जो समाजशास्त्रीय परिदृश्य अगर पूछा जाएगा किसको लेके चलता है, तो व्यष्टि स्तर पर सामाजिक अन्योन्य क्रिया को लेके चलता है। ठीक है, समष्टि स्तर पे ना होकर व्यष्टि स्तर पे ये लेके चलता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मीड की कृति में संपूर्ण समुदाय की मनोवृत्ति अथवा किसी खेल में पूरी टीम की मनोवृत्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आत्म प्रत्यक्षण, ऑप्शन बी सामान्यीकृत अन्य, ऑप्शन सी सामाजिक कृत्य, या ऑप्शन डी इंद्रिय उद्दीपन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी सामान्यीकृत अन्य। यहाँ पे तो बहुत इजी से आंसर दिया जा सकता था, क्योंकि और जो 3 ऑप्शन दिए गए वो पूरी तरह से मीड ने किसी चीज़ की बात नहीं की है, केवल सामान्यीकृत अन्य की बात की है, जो कि समाज को इंडिकेट करता है कि व्यक्ति का समाज में जब वो निकलता है तो किस तरह उसका समाजीकरण होता है। तो सामान्यीकृत अन्य, क्योंकि इसमें बात किया गया है कि खेल में पूरी टीम की मनोवृत्ति, मतलब पूरी समूह की बात की गई है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यह किसका कथन है कि सरल अर्थ में चिंतन अर्धगर्भित भाव भंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ अंतरीकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप होता है? ठीक है, ऑप्शन ए जे.एच. मीड, ऑप्शन बी एच. ब्लूमर, ऑप्शन सी गॉफमैन, या ऑप्शन डी गारफिंकल। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए जे.एच. मीड। तो देखिए जे.एच. मीड ने ये बोला है, ये उनका कथन है कि सरल अर्थ में चिंतन अर्धगर्भित भाव भंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ अंतरीकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप होता है। तो इसे याद रखिएगा। देखिए अगर आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में ब्लूमर और जे.एच. मीड दोनों होता तब तो डिफ़िकल्ट हो जाता टिक करने में कि इसका आंसर क्या हो सकता है, लेकिन जो कि सिलेबस में अब जे.एच. मीड के बारे में ही पढ़ना है तो हम इजी से तरीके से टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए इसे कि ये कथन है कि सरल अर्थ में चिंतित अर्धगर्भित भाव भंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ आंतरिकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप होता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मानवीय व्यवहार का भीतरी पहलू, ऑप्शन बी मानवीय व्यवहार का घटनात्मक पहलू, ऑप्शन सी क्रिया का विश्लेषण अर्थ, या ऑप्शन डी कर्ता की भावनात्मक भड़ास। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए मानवीय व्यवहार का भीतरी पहलू। भीतरी पहलू मतलब अंतःक्रिया। ठीक है, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद भी वो भीतरी पहलू के आधार पे ये समझाता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो मानवीय व्यवहार का भीतरी पहलू। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आई और मी में भेद करता है? देखिए आई और मी, मैं और मुझे बहुत अच्छे से समझाया है, तो इसका आंसर सही निकलना चाहिए। आप लोग एक बार देख लीजिए। ऑप्शन ए आई जो कि आधुनिक समाज को महत्व दिया है, और मी ने पुरातन समाज को महत्व दिया है। ऑप्शन बी महत्वपूर्ण मूल्य आई में स्थित है, मी में नहीं, या ऑप्शन सी आई दूसरों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया है जबकि मी दूसरों की अभिव्यक्तियों का संगठित समूह है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा भेद सही है आई और मी के बारे में? तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ए बी और सी दिया गया है इसका कोई भी अर्थ नहीं है आई और मी से। क्यों? क्योंकि जो आई है वो व्यक्ति है, व्यक्ति का जैवकीय पक्ष है, मतलब वो जब जन्म लेता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानता है, तो उसका वो आई है, वो बस परिवार में ही रहता है, जैवकीय पक्ष उसका जो होता है वो आई होगा। मी क्या होगा? वो समाज होगा। तो समाज जो होगा वो व्यक्ति के बारे में कैसा सोचता है, जब ये आई को पता चलता है, मैं को पता चलता है, तो उस आधार पे वो स्व का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये बात की गई है, ना कि इन तीनों में से किसी एक चीज़ की, कि आधुनिक समाज पुरातन समाज, इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया है मीड ने, ना मूल्यों का मीड किया है और ना ही प्रतिक्रिया और
संगठित समूह का भी में है। संगठित समूह की बात की है लेकिन वो सामान्यीकृत अन्य में बात की है। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और जेएच मीट के जितने भी क्वेश्चन 1995 से आज तक के पूछे गए थे, हमने सब एक जगह नोट डाउन करके आपके लिए लाए थे कि अगर आप इतना समय दे लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, तो आपका जेएच मीट से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं हो, काफ़ी कुछ समझ में भी आ जाना है। और प्लीज़ अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि मेहनत से बनाया गया, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्रारंभिक व्यवहारवादी प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं तथा मानव जाति की एकरूपता बतलाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सजीव एकरूपता, ऑप्शन बी सामाजिक क्षमता, ऑप्शन सी सजीव विश्लेषण, या ऑप्शन डी जीव। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी सजीव समता। देखो, प्रारंभिक व्यवहारवादी प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं यथा मानव जाति को एक रूप देखते हैं। समाज को, जो भी सजीव वस्तु है, जो भी मानव जाति है, उसको एक रूप में बतलाते हैं। उसे क्या कहेंगे? सजीव समता कहेंगे। ठीक, आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।